गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने जो फर्स्ट यूनिट के अंदर एग्ज़ाम में ए पार्ट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर उस पर डिस्कस किया था। तो देखिए, जो एग्ज़ाम के अंदर जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो में आपके 5 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट 10 मार्क्स की है। 5 यूनिट है तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो प्रत्येक यूनिट में से 10 या से ज़्यादा मार्क्स का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ए पार्ट होता है, उसमें से एक एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए पार्ट के अंदर हर यूनिट में से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे और बी पार्ट के अंदर प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन बनता है जो कि 3.5 अंक का होता है। 5 यूनिट है तो पांचों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बनेगा जो कंपलसरी है। अब जो बी पार्ट है उस बी पार्ट में भी जो प्रत्येक यूनिट में से क्वेश्चन बनता है 3.5 अंक का, उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक ओवर में भी होता है अथवा में भी होता है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आपको करना होता है। और पार्ट सी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। उन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं और उन 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। और वो 5 क्वेश्चन पांचों यूनिट में से होते हैं और उनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 अंक का होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम है वह उनमें से पूछे गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग भी आगे भी आपको एग्जाम के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बी और सी पार्ट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है सी पार्ट के अंदर पूछा गया था, 7.5 अंक का था। एमओटी की सहायता से निम्न यौगिकों के बंध क्रम व चुंबकीय व्यवहार को समझाइए। अब जो हमने एमओटी थ्योरी पढ़ी है और उस एमओटी थ्योरी के अंदर एमओ डायग्राम के आधार पर कुछ मॉलिक्यूल होमोडायटोमिक और हेट्रोडायटोमिक, जिसमें मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल आयंस भी है, तो उनका बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर और उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, चुंबकीय जो व्यवहार है, उस पर डिस्कस किया था। तो एमओटी थ्योरी के आधार पर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कुछ मॉलिक्यूल या फिर आयन है वो दिए जाएंगे और उनका आपको एमओ डायग्राम के आधार पर बंध क्रम और चुंबकीय व्यवहार ज्ञात करना होगा। देखिए, यहाँ पर B2 मॉलिक्यूल है, O2 प्लस आयन है, NO मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है और N2 मॉलिक्यूल है। इनका बंध क्रम क्या होता है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए, जो B2 मॉलिक्यूल है तो उसको हमने पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर डिस्कस किया था कि एमओ डायग्राम के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें आधे होते हैं बॉन्डिंग और आधे होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है उसको 2 अलग अलग, जैसे B2 है तो एक B परमाणु
और दूसरा बी परमाणु। एक को हम बी ए परमाणु कहेंगे और दूसरे को हम बी बी परमाणु कहेंगे। अब बोरॉन में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 1s2 2s2 2p1। इसी प्रकार से इसका भी 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग के अंदर हमेशा वैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भाग लेते हैं। तो 2s और 2p जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें से BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आपको रूल्स के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स के अंदर भरा जाएगा और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1/2 NB माइनस NA। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। तो इसके आधार पर हम उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं। अब जैसे B2 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर 1s 2s और उसके बाद में फिर 2p होगा और उस 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आगे डिस्कस किया था, बोरान परमाणु, दूसरा बोरान परमाणु है। ये जो सबसे प्रथम कोष 1s2, इसका भी 1s2 जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को पहले सिग्मा 1s में और उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भरा जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं उनको आपको रूल्स के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहला, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। उसके बाद में फिर इसके p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से पहला इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, π2px और π2py। अब यहाँ पर जब बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है तो बॉन्ड ऑर्डर में 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 into 2 n = 1। तो यहाँ पर जो B2 मॉलिक्यूल है उसमें बंध क्रम कितना है, 1.0 यानी 1 होता है। बोरॉन बोरॉन आपस में इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब इसकी प्रकृति की बात करें, चुंबकीय व्यवहार की बात करें, यदि ऐसा बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं BMO और ABMO के अंदर, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो प्रकृति होती है वो अनुचुंबकीय होती है। अगर सारे के सारे में इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं तो उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, डायमैग्नेटिक। तो बोरान की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर π2px और π2py में आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। तो B2 जो मॉलिक्यूल होता है उसका बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.0 और इसकी जो नेचर होगी, प्रकृति होगी, वो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। इस प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल है या आयन है उसको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम
उसका बंध क्रम और उसकी जो प्रकृति है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे आयन की बात करें तो O2 प्लस है, O2 प्लस के अंदर आप इसको दो अलग अलग, एक ऑक्सीजन और दूसरा O माइनस आयन, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु है और दूसरा ऑक्साइड आयन के रूप में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे 1s2 2s2 2p4 और इधर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p4 की जगह क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चार्जेस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो 2p5। अब जब हम इसमें वो डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर आप देखोगे तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन है और इधर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। अब 5 और 4 टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 में से पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां फिर आठवां और उसके बाद में फिर 9वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब देखिए इसमें हमने आगे पढ़ा था कि एमओ डायग्राम के अंदर नाइट्रोजन के बाद जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, तो उनमें कुछ एनर्जी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स होता है π2px और π2py ऊपर की तरफ और सिग्मा 2pz वो नीचे की तरफ स्थित रहता है। तो यहाँ पर पहले सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में फिर π2px और π2py के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए यहाँ पर एमओ डायग्राम के अंदर ये एनर्जी लेवल को हम चेंज करते हैं। सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है, π2px और π2py की एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप O2 मॉलिक्यूल के अंदर अब जब बॉन्ड ऑर्डर में ज्ञात करना है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1/2 इंटू 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 5 3/2 यानी 1.5। O2 प्लस होता है, इसका बंध क्रम कितना होता है 1.5 होता है। अब इसकी नेचर देखें तो यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से इसकी प्रकृति भी कैसी होगी पैरामैग्नेटिक होगी, अनुचुंबकीय होगी। इस प्रकार से आप NO CO N2 जो मॉलिक्यूल है उनका भी एमओ डायग्राम के आधार पर बंध क्रम ज्ञात कर सकते हैं। NO है तो एक नाइट्रोजन परमाणु, दूसरा ऑक्सीजन, एक तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन के, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के, तो ये आपस में ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे उनमें से इनके इलेक्ट्रॉन को आपको रूल्स के अकॉर्डिंग भरते हुए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 करके इनका बॉन्ड ऑर्डर, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय और अयुग्मित एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय हो जाए। तो इस प्रकार से आपको सबका एमओ डायग्राम बनाते हुए इन सभी का बंध क्रम और चुंबकीय प्रकृति उसके बारे में लिखना होता है। तो ये टोटल 7.5 अंक का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दूसरा देखिए विभिति सिद्धांत की मुख्य अभिधारणा क्या है, सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये भी 7.5 अंक का सी पार्ट के अंदर एग्जाम में सवाल पूछा गया हो। तो विभिति जो सिद्धांत है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि विभिति सिद्धांत में जो इसकी अभिधारणाएं हैं और इसकी जो कमियां हैं वो कौन कौन सी है। तो अभिधारणा के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें बंध निर्माण में संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भाग लेते हैं और सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कक्षक होते हैं जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं।
बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। यदि परमाणु आद्य अवस्था में है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक्साइटेड होकर के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और बंध निर्माण के बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं और परमाणु जो कक्षक होते हैं उनकी पहचान बनी हुई रहती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विभिन्न सिद्धांत होता है उसके अंदर जब दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं तो उस समय उन परमाणु कक्षक की, जैसे एक एस कक्षक है ये दूसरा, जब ये ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे तो उस समय इन आणविक कक्षक में उन परमाणु कक्षकों की पहचान है वो बनी हुई रहती है, ये अपनी पहचान है वो नहीं खोते हैं। विभिन्न सिद्धांत ये कहता है कि जो परमाणु कक्षक होते हैं उनकी पहचान आणविक कक्षक में भी बनी हुई रहती है। तो ये इसके मुख्य पोस्टुलेट से मुख्य विधारणाएं थी। और इसके अलावा जब विभिन्न सिद्धांत कहता है कि जो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन के लिए भाग लेते हैं तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, क्योंकि वो अनंत दूरी से जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उस समय ऑपोजिट स्पिन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही उसके अंदर युग्मन होकर के सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, आणविक कक्षक का निर्माण होता है। अब इसकी कमियां देखी जाए तो कमियों के अंदर उप सहसंयोजक बंध में जो साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही बंधित परमाणु द्वारा दिया जाता है, जो कि इस विभेदी सिद्धांत से हम नहीं समझा सकते। O2 और B2 जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अनुचुंबकीय जो प्रकृति होती है उसको भी सिद्धांत से नहीं समझा सकते। और ये सिद्धांत N2 है, CO मॉलिक्यूल है, उनके स्थायित्व को नहीं समझाता। इसके अलावा जैसे कुछ आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे O2 प्लस है, H2 प्लस है, He2 प्लस है, तो इस प्रकार से जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है तो उसको भी हम इस सिद्धांत से नहीं समझा सकते हैं। और ये सिद्धांत जो अंतराधात्विक यौगिकों की प्रकृति है, मतलब धातु धातु के बीच में बंध कैसे बनता है उसको भी नहीं समझाता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन न्यून जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें भी जो बंध की प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून योग की बात करें तो डाइबोरेन में आपने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, वो किस तरह से इसमें दो इलेक्ट्रॉन तीन परमाणु के बीच में बंध बनाते हैं, तो उसको भी हम विभेदी सिद्धांत से नहीं समझा सकते हैं। और किसी भी सहसंयोजी बंध में आयनिक गुण की जो प्रतिशतता की जानकारी है वो भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं दी जा सकती। तो ये इस सिद्धांत जो विभेदी है इसकी मुख्य कमियां थी जो आगे MOT सिद्धांत के अंदर उन कमियों को पूरा किया गया। तो इस तरह से आपको इसकी जो अभिधारणा है और इस सिद्धांत की जो कमियां हैं उसको लिखना था। ये भी 7.5 अंक का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें VSEPR सिद्धांत को समझाइए। इसमें भी VSEPR सिद्धांत की जो मुख्य पोस्टुलेट से मुख्य जो अभिधारणा है उसको आपको लिखना है। इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर बंधी युग्म है तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की ज्यामिति है वो रेगुलर रहती है, निश्चित रहती है। और यदि दूसरा पोस्टुलेट था कि बंधी युग्म के साथ साथ में लॉन पेयर उपस्थित है तो उनमें प्रतिकर्षण के कारण उस अणु की ज्यामिति है वो विकृत हो जाती है। और तीसरा हमने कहा था कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर केंद्रीय परमाणु उसकी विद्युत ऋणता समान है लेकिन सराउंडिंग एटम उसकी विद्युत ऋणता भिन्न है तो उसके अकॉर्डिंग उसके बंध कोण में परिवर्तन होता है। वो बंध कोण घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम या फिर सराउंडिंग एटम की विद्युत ऋणता क्या होगी। तो ये VSEPR जो सिद्धांत है उसके मुख्य आपको अभिधारणाएं लिखनी थी जो कि 3.5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था बी पार्ट के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है संघन किसे कहते हैं sp3 और
DsP2 संकरण को एक उदाहरण से समझाइए। तो संकरण के अंदर क्या होता है कि जो कक्षक होते हैं वो आपस में मिश्रित होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी संख्या के अंदर नए कक्षक बनाएंगे, उसको हम संकरित कक्षक कहेंगे। और ये जो प्रक्रिया होगी उसको हम संकरण कहा जाता है। तो एक संकरण क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है जिसमें कक्षक होते हैं लगभग समान ऊर्जा और आकृति के आपस में मिश्रित होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी संख्या के अंदर नए संकरित कक्षक बनाएंगे। अब उसकी परिभाषा और उसके अलावा sp3 और dsp2 संकरण को एक उदाहरण से समझाना था। तो sp3 में कोई भी आप जैसे मेथेन है उसका एग्जांपल लेकर के समझा सकते हैं। कार्बन परमाणु है और उससे 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो पहले कार्बन परमाणु की आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, संयोजी कोष के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे ही हाइड्रोजन बंध बनाने आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 2s से 2p के अंदर चला जाएगा, जिसमें तीनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके एक s कक्षक और 3 p कक्षक sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोष हो। dsp2 की बात करें तो NiCN का होल 4 2 माइनस निकल टेट्रासाइनाइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो निकल परमाणु का आंतरिक जो डी कक्षक होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। आंतरिक एक डी कक्षक एस कक्षक और 2 पी कक्षक आपस में मिलकर के एक 4 नए संकरित कक्षक dsp2 का निर्माण करेंगे, जिसको हम dsp2 संकरण कहेंगे। और उसका एग्जांपल है निकल टेट्रासाइनाइड। तो इसको आप अंदर वाला आंतरिक डी कक्षक भाग लेने के कारण इसको निकल टेट्रा जो साइनाइड है इसमें dsp2 संकरण उपस्थित होगा। तो इस उदाहरण के आधार पर आप उसका संकरण है वो ज्ञात कर सकते हैं, जो आगे हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से निकल साइनाइड के अंदर dsp2 संकरण होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, N2O2 O2 माइनस अणु कक्षक का चित्र बनाइए तथा अणुओं का बंध क्रम, स्थायित्व और चुंबकीय प्रकृति। जो जैसे पहला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार से ये भी 7.5 अंक का सवाल पूछा गया था, जिसमें N2 मॉलिक्यूल O2 और O2 ऑक्साइड है उसका इस एमओ डायग्राम के आधार पर चुंबकीय प्रकृति, बंध क्रम और स्थायित्व है वो ज्ञात करना। फिर छठा क्वेश्चन था डाइबोरेन में बंध की विवेचना कीजिए। तो डाइबोरेन में हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है जिसमें बोरान परमाणु आपस में 2 ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु से और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु से एक सेतु संरचना बनाते हैं। इस तरह से इसकी बेस स्ट्रक्चर सेतु संरचना होती है, जिसमें दोनों बोरान परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। और इस sp3 संकरित के अंदर इस बोरान परमाणु के पास में भी 4 sp3 संकरित कक्षक, जिनमें से 3 sp3 संकरित कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से अतिव्यापन करके sp3s से सिग्मा बंध बनाता है, और एक sp3 संकरित कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो हाइड्रोजन के 1s कक्षक तथा वैकेंट जो बोरान परमाणु आगे उसके sp3 संकरित कक्षक के साथ में। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, इसलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रिज बंध बनता है बोरान हाइड्रोजन बोरान के बीच में, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 परमाणु, इसलिए इसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस डाइबोरेन के अंदर भी हमने पढ़ा था कि ये चारों हाइड्रोजन परमाणु वो समान प्रकार के, लेकिन 2 हाइड्रोजन परमाणु है वो डिफरेंट होते हैं। इस कारण से इसकी सेतु संरचना होती है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। तो ये 3.5 अंक का सवाल पूछा गया था। तो जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा है उसमें से ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उस पर मैंने डिस्कस किया,
और भी आप जो लेक्चरर है उसको पढ़ करके आप इन क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में सेकंड यूनिट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वो आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।